नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 विषय गणित का अध्याय 5 जिसके अंतर्गत प्रारंभिक आकारों को समझना नामक जो चैप्टर है उस चैप्टर से संबंधित जो मेन कॉन्सेप्ट हैं उस पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल करें ये हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। तो देखिए पहला प्रश्न जो है कि रेखा यानी लाइन है ना, रेखा के एक निश्चित भाग को क्या कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए रेखा जो है, अब रेखा के एक निश्चित भाग को हम रेखाखंड कहते हैं यानी लाइन सेगमेंट। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रेखा खींची गई है ऐसी, इस प्रकार से देख रहे हैं ये रेखा है ना, और इस रेखा में हमने CD जो है एक रेखाखंड क्या किया, हमने इसे अलग कर लिया है इस प्रकार नीचे आप देख रहे हैं। तो इस रेखाखंड का जो माप है ना वो क्या है, निश्चित है, लंबाई निश्चित है ना, क्योंकि रेखा का एक क्या है निश्चित भाग है, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका रेखाखंड है ना CD, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो रेखा का एक निश्चित भाग क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है यानी लाइन सेगमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 2, संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं, चित्र में दर्शाइए। देखिए यहाँ पर चित्र बना हुआ है। तो अब क्या होता है कि जब एक ही दिशा में दो ऋजुकोण यानी 4 समकोण घूमने पर एक चक्कर पूरा हो जाता है, यह एक पूरा चक्कर एक घूर्णन कहलाता है। और एक घूर्णन के लिए जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं संपूर्ण कोण। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ से जो ये घूम करके इस प्रकार से वापस यहाँ आ जाता है ना। तो ये पूरा घूम गया है यानी 360 डिग्री घुमा। इसका मतलब हुआ 2 ऋजुकोण है ना, या फिर 4 समकोण, क्योंकि देखिए ये एक समकोण हो गया, ये दूसरा समकोण, ये तीसरा समकोण और ये चौथा समकोण। तो इस प्रकार से संपूर्ण चक्कर लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण चक्कर को घूर्णन कहते हैं। और एक घूर्णन के लिए क्या होता है, एक संपूर्ण कोण कहलाता है, ठीक है ना। ये कहलाएगा संपूर्ण कोण यानी 360 डिग्री का कोण। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3, 1/4 घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या है। 1/4 यानी चौथा हिस्सा। तो इसका हल हो जाएगा 1/4 घूर्णन के लिए कोण का नाम है एक समकोण, है ना। जैसे अभी हमने देखा, इस चित्र में देख लेते हैं कि 1/4 यानी यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा हो गया 1/4 यानी 1/4। ये कितना हो गया, ये हो गया एक समकोण यानी 90 डिग्री, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। घड़ी में हम देखते हैं कि 1 से लगा करके 12 तक के चिन्ह अंकित होते हैं। पूरा जो सर्कल होता है वो होता है 360 डिग्री का। तो हम देखते हैं कि जब 12 और 1 के बीच में कांटा चलता है तो यानी वह 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अन्य विषयों के भी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए गए हैं, वहाँ से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें सीख सकते हैं। तो चलिए ऐसी 2 स्थितियाँ लिखिए जहाँ समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण बन रहे हों। तो देखिए समकोण बनने की स्थिति आपने देखी होगी, हमारे घर में बहुत सारी से स्थितियाँ बनती है जहाँ समकोण बनता है। यहाँ उदाहरण मैंने आपको बताए हैं। अब इस उदाहरण के द्वारा आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी जो चीज़ें देखने को मिल जाएगी जहाँ जहाँ समकोण बनता है। तो पहला है डस्टर के किनारे, है ना। डस्टर आप देखते हो है ना, दिन भर हमारे सर के हाथ में रहता है, तो आप देखते हो कि इसमें जो कोने मिलते हैं वहाँ समकोण होता है। दूसरा दरवाजे पर लगी चौखट के किनारे, ये भी आप घर में भी देखते हैं और हमारे स्कूल में भी दरवाजे लगे हुए हैं। तो आप देखें जो चौखट लगी होती है तो उसका जो किनारा होता है ना वो समकोण कहलाता है, ठीक है ना। दीवार जो होती है ना, उसका एक कोना होता है वो भी समकोण की स्थिति को दर्शाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने मिल जाएंगे। अब आप देखिएगा और इसको सीखेगा। दूसरी स्थिति क्या है, न्यून कोण बनने की स्थिति।
यानी न्यून कोण कहाँ का बनता है? तो देखिए स्टेपलर आप यूज करते हैं, है ना, उसका जो आप देखा होगा कि बंद अवस्था में रहता है, तो विराम अवस्था में तो जो कोण बनता है हम जो बीच में वो होता है न्यून कोण होता है। इसके अलावा जो चिमटी होती है उसके सिरे पर जो बना कोण होता है वो भी न्यून कोण होता है। आपके घर में किचन में चिमटा रहता है ना, ठीक है, ये सबके घर में उपलब्ध है। तो ऐसे उदाहरण लिए हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तीसरा क्या है? अधिक कोण वाली स्थिति। इसमें देखा आपने कि मकड़ी जो जाला होता है उसके अंदर जो जाले मिले होते हैं वे अधिक कोण के रूप में होते हैं। दूसरा है आपकी जो खुली हुई किताब है ना, किताब खोलेंगे तो जो उनके बीच में जो कोण बनता है वह भी अधिक कोण बनता है, ठीक है ना। अब चौथी जो स्थिति आती है ना उसका नाम है प्रतिवर्ती कोण। क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती कोण, है ना। अब इसकी स्थिति क्या होती है? देखिए कि अंग्रेजी अक्षर आपका जो है वी के बाहरी ओर का जो कोण होता है ना वो हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण। जैसे ये वी है तो ये वाला हिस्सा ये कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण, क्योंकि ये 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है। इसका नाम क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण। दूसरी स्थिति क्या होती है कि घड़ी की सुइयों द्वारा आधे से अधिक घूर्णन, है ना। घड़ी की सुई है वह क्या होगी? आधे से अधिक घूर्णन। जिसे मान लिया ये आपकी घड़ी है, ठीक है ना। अब ये आधा का होता है, ये आधा होता है ना, लेकिन इससे अधिक यानी यहाँ पर क्या होगा कि ये इससे जो है यहाँ से घड़ी चली है और यहाँ आ गई है ये सुई इस प्रकार से, तो ये जो कोण होगा ना ये कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण, ठीक है ना, यानी आधे से अधिक वाला हिस्सा। ओके, चलिए अब प्रश्न क्रमांक 5। निम्न कोणों को चांदे से मापिए और उनके माप लिखिए, ठीक है ना। 3 कोणों को आपको मापना है और उनके यहाँ पर माप लिखना है। तो देख रहे हैं कि ये जो कोण बन रहा है ये बन रहा है 0 डिग्री का। कितने बन रहा है? 0 डिग्री का। यदि यहाँ एक थोड़ा और होता तो 360 डिग्री का भी कोण बन जाता, ठीक है ना। अब इसको नापेंगे ये वाला कोण, ठीक है, तो ये बन रहा है 45 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है ना। अब इसको नापेंगे तो चांदे का जो पॉइंट है वो यहाँ रखेंगे और चांदे की भुजा है ना जो आधार रेखा होती है यहाँ रखेंगे और फिर इधर से नापेंगे तो ये कोण आपको मिलेगा 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का, ठीक है ना। अब ये जो कोण है इसको नापेंगे तो ये हो जाता है 120 डिग्री कोण, है ना। चांदे का जो मिड पॉइंट है यहाँ रखेंगे और उसकी आधार रेखा इसको रखेंगे और यहाँ से गिनेंगे इस प्रकार से, है ना। ये जो आधार रेखा होती है तो जिस तरह आधार रेखा होती है उस तरफ आपको 0 पॉइंट रहेगा, 0, 10, 20 इस प्रकार नंबर लिखे रहते हैं तो वे हमें गिनना होते हैं चांदे के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद में यहाँ पर 3 कोण दिए हैं, इनके नाम नहीं दिया था तो हमने नाम लिख दिया है कि x इसका नाम दिया है, इसका y दिया है, इसका z दिया है, क्योंकि बिना नाम के हम पहचानेंगे कैसे, है ना। तो हो सकता है मिस प्रिंट हो तो हमने यहाँ पर x, y और z लिख दिया है ना। आप भी लिख लें क्योंकि बिना नाम के हम इसको पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए हम नाम लिख दिए हैं। और इस कोण को जब नापा हमने x को तो आया 43 डिग्री, है ना। और y यानी ये वाला कोण नापेंगे तो ये आएगा 140 यानी 140 डिग्री और जो z कोण है ये है 40 डिग्री का, ठीक है। इस प्रकार से हमने तीनों कोणों को नापा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6। यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण एक समकोण हो तो वे रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती हैं? यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण एक समकोण हो तो वे रेखाएं एक दूसरे पर लंब रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाएंगी? लंब रेखाएं। कैसे? इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं कि देखिए एक रेखा ये है, ठीक है ना, और एक रेखा ये है। अब इसने क्या करा, दोनों ने एक दूसरे को क्या करा, परस्पर प्रतिच्छेद किया है यहाँ पर, है ना। तो इनके बीच का जो कोण है वो समकोण बन रहा है, ये वाला देख रहा है भाई, ये वाला कोण समकोण बन रहा है। तो ये रेखाएं कहलाएगी लंब रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब रेखाएं, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 7। एक रेखा पर बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर है। इनमें से कौन सा बिंदु
अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है। तो देखिए ये रेखा खींची हमने ए बी, ठीक है ना, इसमें रेखा खींची है। अब रेखा में क्या हो रहा है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये हो गया ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका रेखा खंड, ठीक है ना। फिर बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ये बी के बाद में ए सी तक की जो लंबाई है ये हो गई कितनी, 3 सेंटीमीटर। और ए सी बराबर 8 हो गया, यहाँ से ए सी से यानी ए से सी तक नापेंगे ना, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, ये 5 और 3 8, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, हो गया। अब क्या पूछा है, इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है। तो हम देख रहे हैं कि ए और सी के बीच में है बी, तो हमारा उत्तर क्या जाएगा कि बिंदु बी ए और सी बिंदुओं के बीच स्थित है। क्लियर। तो इस प्रकार से यदि ये प्रश्न है तो इसको हल करते आपको आना चाहिए, और यहाँ पर आप संख्या चेंज करके भी इस प्रश्न को बार बार करें और इसको सीखें, है ना। जैसे ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है तो हमें ले लें 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर ले लें 2 सेंटीमीटर और इसको करें, है ना। या फिर ए बी बराबर आप ले लें 6 सेंटीमीटर और बी सी बराबर ले लें 2 सेंटीमीटर, है ना। इस प्रकार से संख्या चेंज करके इस सवाल को आप बार बार करें और इसको सीखें। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न के चित्र खींचिए। ए, एक विषम बाहु न्यून कोण त्रिभुज, ये चित्र हमने बनाए हैं। अब इसका मतलब समझ ले पहले। विषम बाहु का मतलब होता है कि तीनों भुजाओं की जो लंबाई है ये अलग अलग है, ठीक है ना, तीनों भुजाओं लंबाई अलग अलग है और न्यून कोण है, यानी ये जो तीनों कोण दिए हैं ये तीनों कोण जो है 90 डिग्री से कम वाले कोण हैं, ठीक है ना। तो ये स्थिति होती है, इसे हम कहते हैं विषम बाहु न्यून कोण त्रिभुज, ये आ गया आपका, ठीक है ना। अब अगला क्या है, अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज, यानी इसमें समद्विबाहु यानी दो भुजाएं समान हैं और कोण कैसा है, अधिक कोण है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो भुजा है ना, कौन सी, ए बी भुजा और भुजा ए सी, ये दोनों समान है, ये बराबर है, ये दोनों भुजा किसी है बराबर हैं और इनके बीच का कोण ये है ना, ये अधिक कोण है, ये 90 डिग्री से अधिक कोण होता है, उसे हम कहते हैं अधिक कोण, ठीक है ना। तो ये हो गया अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब अगला क्या आता है, विषम बाहु समकोण त्रिभुज, यानी इसमें भी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं लेकिन उनका एक कोण कैसा है, वो समकोण है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये वाला, ये तीनों भुजाओं लंबे अलग अलग हैं और एक कोण ए जो है ये समकोण आपको दिया गया है ना, ये समकोण, ठीक है। और तीनों भुजाओं लंबाई भी अलग अलग दी गई है, जैसे 3 4 5, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनको समझें और चित्र बनाने का प्रयास करें, ठीक है ना। चलिए अब अगला जो प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 9, प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए, है ना। तो देखिए इसमें 4 भुजाएं हैं तो इसको हम कहते हैं चतुर्भुज, इसमें 3 भुजाएं हैं हम क्या बोलेंगे इसको त्रिभुज, इसमें 5 भुजाएं हैं, है ना, 1 2 3 4 और 5। अब 5 भुजाएं हो गई है तो इसको हम बोलेंगे पंचभुज, इसका नाम हो गया है। आप देखते हैं कि इसमें कितनी भुजाएं हैं, है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भुजाएं हैं, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अष्टभुज, क्या बोलेंगे अष्टभुज, है ना। 7 भुजाएं हैं तो सप्तभुज, 6 भुजाएं हैं तो षटभुज, क्लियर, और 10 भुजाएं हैं तो 10 भुज, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है हम इसमें नामांकन करेंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, घड़ी पर सुइयों की स्थिति निम्न प्रकार बनाकर कोणों की जांच आर्य टेस्टर द्वारा कीजिए, ठीक है ना। अब आर्य टेस्टर मतलब क्या होता है ये थोड़ा समझ लें, यानी इसमें ये देखना है कि कितने समकोण बन रहे हैं, है ना। आर्य मतलब राइट एंगल, है ना, आर फॉर राइट, ए फॉर एंगल, है ना, राइट एंगल यानी समकोण, ठीक है ना। तो आर्य टेस्टर मतलब समकोण के दृष्टिकोण से हमें देखना है कि ये जो स्थिति बन रही है ये समकोण से
कम है, समकोण से अधिक है या समकोण है, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं आर ए फैक्टर। ओके, चलिए, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर जो 4 स्थितियाँ हैं ए बी सी और डी वाली, तो चारों को हमने क्या बना लिया है, यहाँ पर चित्र बना लिए हैं। अब देख रहे हैं ये चित्र चारों बने हुए हैं, ठीक है ना। अब एक एक को हम करने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लिखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, सीखना, है ना। चलिए, तो पहला क्या है, 12 से 2 तक जाना। ये आपके सामने घड़ी है, इसमें 1 से लगा करके 12 तक के चिन्ह अंकित किए गए हैं, 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इस घड़ी की स्विच चलती है ना, वो 12 से स्टार्ट करी, यहाँ पे देखिए 12 से स्टार्ट करके ये आ गई, कहाँ आ गई, 2 पे आ गई, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए ये पूरा जो वृत्त होता है ना, ये होता है 360 डिग्री का, ध्यान रखना है। घड़ी का जो डायल है पूरा, है ना, वृत्ताकार हिस्सा है, ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये संपूर्ण कोण कहलाता है। और इसके अंदर 12 भाग किए गए हैं, तो हम 12 का भाग लगा देते हैं, तो 12 कम 12 और 12 36, कितना हो गया, 30 डिग्री, है ना। यानी यहाँ जो एक खंड है ना, जैसे 12 से 1 के बीच में, ये यदि कोई घड़ी सुई जाती है तो क्या होगा, वह 30 डिग्री का कोण बनाएगी, कितना, 30 डिग्री, ठीक है ना। अब 30 और 30 60, तो जब घड़ी की सुई 12 से 2 तक जाती है तो यहाँ पर वो 60 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है। अब इसको हम क्या करना है, आर ए फैक्टर जांच करनी है, तो 60 डिग्री समकोण से कम होता है, तो हमने लिख दिया पर एक समकोण से कम, ये कहलाएगा आर ए फैक्टर। क्लियर हो गया, है ना। चलिए, अब इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं, मतलब बी वाला भाग, 6 से 7 तक जाना। अब इसके लिए हमने यहाँ पर ये जो बी वाला है ये बनाया हुआ है, एक घड़ी बनाई है, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से 12 भाग किए हैं, ठीक है ना। हम जानते हैं कि इसका एक भाग जो है वो 30 डिग्री के बराबर होता है ना। अब 6 से 7, ये काटा 6 पे था और यहाँ से ये 7 पे आ गया है ना। तो हम देख रहे हैं कि एक खंड चला, तो एक खंड कितना हुआ, 30 डिग्री का हुआ, तो ये भी एक समकोण से कम हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। चलिए, अब अगला जो है तीसरा, 2 से 5 तक जाना, है ना, 2 से 5 तक। देखिए ये सी वाला है, ये वाला है पर, ठीक है ना। अब 2 से 5, देखिए ये हमारा जो घड़ी की सुई है ये 2 पर है, अब यहाँ से चल करके ये आ गई है यहाँ 5 पर, ठीक है ना। कितने खंड हैं, देखिए ये एक खंड, ये दूसरा खंड और ये तीसरा खंड। मैंने आपको क्या बताया था कि एक खंड जो है 30 डिग्री के बराबर होता है, तो इसमें हमने 3 का गुणा कर दिया, 30 दिया 90, है ना। अब 90 मतलब एक समकोण होता है, ये यहाँ लिखा हमने एक समकोण। क्लियर, समझ आ रहा ना। चलिए, अब अगला हम देख लेते हैं 4 से 8 तक जाना। इसके लिए भी हमने एक घड़ी बनाई है और इसके अंदर भी हमने इसे 12 भागों में डिवाइड किया हुआ है ना। तो जो घड़ी की सुई है ये 4 से स्टार्ट होती है, ये 4 है, अब यहाँ चली और कहाँ आ गई, 8 पे आ गई, तो कितने खंड चली, देखिए 4 से 5 1, 5 से 6 2, 6 से 7 3, 7 से 8 4, है ना। एक खंड का मान कितना, 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री। 4 खंड, 30 में 4 गुना कर दो, 4 शून्य शून्य 3 चौके 12, कितना हो गया, 120 डिग्री। अब 120 डिग्री एक समकोण से अधिक है, ये लिख दिया हमने, एक समकोण से अधिक, ये अब कहलाएगा आर ए फैक्टर। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।